हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरण में सबसे पहले आते हैं द्विघात बहुपद। क्या जानेंगे हम? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के परिभाषा के अनुसार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 एक प्रकार का बहुपद है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? एक प्रकार का बहुपद है। जब हम इस बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम शून्य के बराबर कर देते हैं तो जो भी हमें समीकरण प्राप्त होता है वो क्या होता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है। द्विघात बहुपद यानी बहुपद मेरा क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए इज नॉट इक्वल टू क्या है? 0, यानी ए 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। तो मेरा क्या मिल जाता है? द्विघात बहुपद। ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा क्या है? द्विघात बहुपद है, जिसमें ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। ए 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ए 0 के बराबर कर दे तो यानी ए इज नॉन सॉरी ए इक्वल टू 0 रख दे तो यानी एक की जगह 0 रखे तो क्या होगा? यानी ए एक्स स्क्वायर मेरा 0 हो गया। यानी 0 प्लस बी एक्स प्लस सी। मेरे पास क्या आया? बी एक्स प्लस सी। क्या आया? बी एक्स प्लस सी, जो एक रेखिक समीकरण है। क्या है? रेखिक समीकरण, ना कि द्विघात बहुपद मिलेगा। इसीलिए हम ए को 0 के बराबर नहीं रखते। अगर ए को 0 के बराबर कर देते तो हमें बी एक्स प्लस सी मिलेगा, जो एक द्विघात बहुपद नहीं है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए को 0 के बराबर नहीं रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? द्विघात बहुपद। ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब हम ए को 0 के बराबर नहीं रखते तो हमें मिलता है द्विघात बहुपद। अगर ए को 0 के बराबर रख देते हैं तो हमें बी एक्स प्लस सी मिलता है, जो है एक रेखिक समीकरण है। अब आते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण क्या है? जब हम द्विघात बहुपद को शून्य यानी 0 के बराबर कर देते हैं तो प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण क्या है? जब हम द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं तो प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर, तो मेरा द्विघात बहुपद क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को शून्य के बराबर कर देंगे तो हमें क्या मिल गया? द्विघात समीकरण। क्या मिल गया हमें? द्विघात समीकरण। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मेरा मिल गया द्विघात समीकरण। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मेरा क्या है? द्विघात बहुपद है। अगर हम इसको 0 के बराबर कर देते तो हमें क्या मिल गया? द्विघात समीकरण। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में जो है मेरा द्विघात समीकरण। ठीक है। द्विघात इसलिए क्योंकि इसके पावर 2 है और मेरा इसमें सी मेरा क्या है? सी है अचर पद। सी है अचर पद। एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए और एक्स का गुणांक है बी। ठीक है। और ए बी सी, ए बी सी मेरा क्या है? वास्तविक संख्याएं, जहां यानी ए बी सी मेरा है वास्तविक संख्याएं। ठीक है। ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं। ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या है और ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। और सी मेरा क्या है?
अचर पद है। ए बी सी मेरा है वास्तविक संख्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मेरा में सी अचर पद है और ए बी सी क्या है मेरा वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब हम जानेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। एबीसी मेरा वास्तविक संख्या है और ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम जानेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। ठीक है, तो हल करने की विधि, पहली विधि आती है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। ठीक है, दूसरे पास हमारी है द्विघात विधि। पहली गुणनखंड और दूसरी द्विघात विधि या श्रीधराचार्य विधि विधि। द्विघात विधि को हम क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य विधि। तो हम सीखेंगे, पहली विधि सीखेंगे गुणनखंड विधि, ठीक है, और दूसरी विधि है श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती विधि। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं, पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती विधि। ठीक है, समझ में? द्विघात समीकरण एक बार फिर से देखें, द्विघात समीकरण क्या होते हैं? जब हम द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 के बराबर कर देते हैं, तो हमें समीकरण क्या प्राप्त होता है? द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए हमारी दो विधियां हैं, पहले गुणनखंड विधि, दूसरी है द्विघाती या द्विधराचार्य विधि। ठीक है, आई होप आपको ये द्विघात समीकरण समझ में आया होगा। हमारे पास क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हम गुणनखंड विधि का यूज करके ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल बताएंगे। ठीक है, इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो मेरा पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये मेरा ये द्विघात समीकरण है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो मेरा मध्य पद है, मध्य पद मेरा क्या है? 6x है, 6x है। तो हम इसका क्या करेंगे? विभक्तिकरण करेंगे। क्या करेंगे? विभक्तिकरण करेंगे। और मेरा जो पहला पद है और जो अंतिम पद है उसका क्या होता है? गुणा होता है। तो मेरा एक्स स्क्वायर में गुणांक यानी पहला पद मेरा 1 है और आखिरी पद क्या है? मेरा 5 है। यानी 5 और 1 का गुणा करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, और मेरा अंतिम मध्य पद क्या है? मेरा 6x है, यानी यहाँ पे 6 और x है। ठीक है, तो हम 6x का विभक्तिकरण करेंगे। तो हम 6 को और क्या लिख सकते हैं? 6 को हम 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? मेरा 6 आएगा। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। यानी हमने मध्य पद का क्या करते हैं? विभक्तिकरण जिसको बोलते हैं, यानी 6x को हम 5x प्लस x लिख सकते हैं। ठीक है, हमने 6x की जगह क्या लिख दिया? 5x प्लस x। ठीक है, 5x प्लस x जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? मेरा 6x आ जाएगा, और 5 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। मैंने बताया कि पहला पद और अंतिम पद का गुणा करने पर जो आता है, तो पहला पद मेरा 1 है और अंतिम पद मेरा 5 है, तो मेरे पास आया 5। ठीक है, तो हम 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। समझ में आया? यानी 5 इंटू 1 किए तो 5 आया और 5 प्लस 1 किए तो 6 आया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x में कॉमन लेंगे और x प्लस 5 में कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x में क्या कॉमन दिख रहा है? x दिख रहा है, तो x बाहर निकालते हैं यानी कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास आता है x प्लस 5। ठीक है, मेरे पास आता है x प्लस 5 और इसमें से मेरा 1 कॉमन है तो x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5 में
हमको कुछ नहीं दिख रहा है तो 1। अगर आपको ये यहाँ पे कुछ नहीं दिखता है कॉमन, तो मेरा क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। यानी x+5 में मेरा क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो मेरे पास आ गया x+5, जो दोनों ब्रैकेट में सेम है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और x+1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x+5 इक्वल टू 0 करेंगे, और x+1 इक्वल टू 0 करेंगे। तो मेरा x बराबर आ गया -5, और x बराबर आ गया -1। तो मेरा क्या आ गया, अतः मेरा आ गया x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -1 समीकरण के मूल हैं। ठीक है, x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -1 मेरा क्या है, समीकरण के मूल है। मेरे पास दूसरा समीकरण क्या है, 2x² -5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x² -5x प्लस 3 इक्वल टू 0। मेरा मध्य पद क्या है, 5 है। ठीक है, यानी x का गुणांक यानी 5 है, और मेरा अंतिम पद क्या है, 3 है, और पहला पद के गुणांक मेरा क्या है, 2 है। यानी मेरा पहला पद और अंतिम पद के क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, 6। क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, यानी 6 के गुणज क्या क्या है, 1 2 3 और कुछ 6। ठीक है, 6 के गुणज मेरे इतने आ गए, 6 के गुणज 1 2 3 6। ठीक है, और मेरा मध्य पद क्या है, मेरा 5 -5। ठीक है, -5 है। अगर हम 6 को -2 -3 लिखे तो क्या आएगा, -5 आएगा। ठीक है, जो कि मध्य पद है। अगर हम 6 को 2 × 3 लिखे तो क्या आएगा, 6 आएगा। यानी मेरा गुणा करने पे तो 6 आ रहा है, और माइनस करने पे भी क्या आ रहा है, -5। ठीक है, यानी हम -5x की जगह क्या लिख सकते हैं, -3 और -2 -3। ठीक है, तो 2x² माइनस, पहले हम ऐसे ही लिख लेते हैं, -x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 2x² -2x -3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी 3 2 जा 6, और -2 और -3 क्या मिलके हो गया, -5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे। 2x² -2x में से कॉमन लेंगे, -3x प्लस 3 में से कॉमन लेंगे। ठीक है, 2x² 2x मेरा कॉमन दिख रहा है, 2x है, तो यहाँ पे मेरा बचा x -1, और ये यहाँ पे मेरा क्या कॉमन है, -3, यहाँ पे बचा x -1 इक्वल टू 0। -3 इसलिए क्योंकि अगर जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसीलिए ब्रैकेट के अंदर हमने माइनस लिया है। ब्रैकेट के अंदर माइनस क्यों लिया है, क्योंकि जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, इसलिए हमने ब्रैकेट के अंदर क्या लिया है, माइनस लिया है। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा 2x -3 एक ब्रैकेट में, और x -1 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेम करेंगे, 2x -3 इक्वल टू 0, x -1 इक्वल टू 0। तो मेरा 2x इक्वल टू हो गया 3, क्योंकि जब हम ये LHS है ये RHS है, जब LHS से RHS में जाते तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, डिवाइड के मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाइड के डिवाइड। तो यहाँ पे माइनस था, बन गया +3, और यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 3/2 बन जाएगा, और यहाँ पे x -1 है तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे क्या आ जाए, x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू 1
द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल है। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि कैसे सॉल्व हुआ है। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन था, तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। दो विधियां हमने बताई है, तो गुणनखंड विधि एक सिरधराचार्य विधि। तो अभी हम गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं ये देखेंगे। तो मेरे पास पहला समीकरण था x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। तो हमने x² प्लस 6x प्लस 5 में जो मध्य पद है 6x, हमने इसका विभक्तिकरण किया। क्या किया? विभक्तिकरण किया, ठीक है। इसको अलग अलग लिख लिया, मतलब 6x को हमने 5x प्लस x लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कॉमन लिया, तो x² प्लस 5x में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, जो हमने बाहर ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर मेरा बचा x प्लस 5, और x प्लस 5 में मेरा क्या कॉमन है? 1 है, तो मेरा ब्रैकेट के अंदर हो गया x प्लस 5। तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। यानी ये भी होना चाहिए, जो हम कॉमन लेंगे वो जो दोनों ब्रैकेट का है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। जो हम कॉमन लेंगे इसमें और इसमें, जो मेरा ब्रैकेट के अंदर वाला जो भी नंबर आए, जो भी है, वो मेरा सेम आना चाहिए। तभी हम उसको दोनों को एक ब्रैकेट में, दोनों को एक लिखेंगे एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो मेरा x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे? x प्लस 5 भी इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 1 भी इक्वल टू 0 होगा। अगर x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो हमारे समीकरण के मूल क्या हो गए? x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -5 मेरा समीकरण के मूल आ गए। मेरा दूसरा समीकरण क्या था? 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरा मध्य पद तो -5x है, पहला पद क्या है? 2x² और अंतिम पद है 3, ठीक है। तो पहले पद के गुणांक यानी पहला पद यानी x² का गुणांक मेरा क्या है? 2, और अंतिम पद मेरा क्या है? 3, ठीक है। अंतिम पद और पहले पद के गुणांक से हम लोग क्या करते हैं? गुणा करते हैं। यानी मेरा पहला पद क्या गुणांक क्या है? 2 और अंतिम पद है 3, यानी 3 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? 6 आएगा, ठीक है। 6 आ गया। तो हम फिर मेरा मध्य पद क्या है? मेरा 5 है। तो हम ऐसे अरेंज करेंगे, यानी सबसे पहले हमें 6 का क्या करेंगे? गुणज ले लेंगे, या कि 6 का गुणनखंड करेंगे। तो 6 का गुणज मेरा क्या क्या आता है? 2, 3 और 6, ठीक है। गुणज मतलब 6 कौन कौन से टेबल में आता है? तो 6 1 के टेबल में आ गया, 6 1 के टेबल में आ गया, 2 के टेबल में, 3 और 6 के टेबल में, ठीक है। तो हम इन्हीं चारों में से यूज करके हम -5 बनाएंगे, ठीक है, मध्य पद बनाएंगे यानी। तो ये अगर हम 2 और 3 ले लें, अगर दो और 3 ले ले और -2 -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -5, और 2 और 3 का गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी मेरा गुणा करने पे भी 6 आ गया और माइनस करने पे भी, जोड़ने पे भी -5 आ गया, ठीक है। तो हमने -5x को क्या लिख दिया? -2x -3x, ठीक है, क्योंकि गुणा करेंगे तो 6 आएगा और जोड़ेंगे तो -5 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो मेरा 2x² -2x में से क्या कॉमन दिख रहा है? 2x, तो हमने 2x कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बचा x -1, और -3x प्लस 3 में से क्या कॉमन ले लिया? -3, हमारा ब्रैकेट के अंदर बचा x -1, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर माइनस इसलिए क्योंकि अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मेरा +3 आ जाएगा, इसलिए हमने -3 ले लिया, ठीक है। तो 2x -3 हो गया और x -1 दूसरे ब्रैकेट में। अब हम 2x -3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ गया मेरा 3/2, और x -1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया? x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू 1 द्विघात समीकरण के मूल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है।